आर्टिकल 6 लागू होता है? देखिए, आइन का आर्टिकल, मैं अब किसी कानून की बात नहीं कर रहा, मैं आइन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आइन पाकिस्तान आर्टिकल 54 रेड विद आर्टिकल 127 ये कहता है जब 25% असेंबली के मेंबरान रिक्विजिशन जमा कराते हैं स्पीकर के पास, तो स्पीकर कौमी असेंबली पाबंद है कि 14 दिन के अंदर वो कौमी असेंबली के इजलास को बुलाएंगे। 8 मार्च को गालिबन 142 अराकीन ने, 25% बनता है कोई 88, 142 अराकीन ने रिक्विजिशन स्पीकर कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई और बदकिस्मती के साथ 13 दिन हो गए हैं, अभी तक स्पीकर साहब ने अपनी आईनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। मैं समझता हूँ वो आइन से इनहराफ कर रहे हैं और अगर कल तक वो इजलास नहीं बुलाया जाता तो मैं समझता हूँ उन्होंने आइन को वायलेट किया है, उस आइन को जिसको प्रोटेक्ट और डिफेंड करने का उन्होंने हल्फ उठाया है। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को, चूँकि वो एक बाय पार्टिजन शख्सियत है, वो कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वैसे थे पीटीआई कारकुन के नहीं, पीटीआई मेंबर के नहीं, बल्कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के तौर पर उनको अपना किरदार अदा करते हुए 14 दिन के अंदर इजलास बुलाएं। और ये जो रीजनिंग वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं ना कि ओआईसी का इजलास है तो इसलिए हम इजलास नहीं बुला पा रहे, आइन ये नहीं कहता कि 14वें दिन बुलाओगे, आइन कहता है 14 दिन के अंदर अंदर। तो आपने 22 तारीख तक का वेट क्यों किया? आप 16 तारीख को बुला लेते, 17 तारीख को बुला लेते, 18 को आज बुला लेते। ये शो करता है कि स्पीकर साहब आइन के प्रिंसिपल्स को इन लेटर एंड स्पिरिट फुलफिल नहीं कर रहे। कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हियरिंग हुई उसके अंदर जो मैंने रिटन ऑर्डर देखा है उसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि तमाम आइनी उसूलों को, कवायद व ज़वाबित को फुलफिल किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कल हियरिंग है वापस सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देखना चाहिए कि अगर यकीन दहानी कराने के बावजूद इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा तो कोई ना कोई, मैं समझता हूँ हम सब की जिम्मेदारी है कि आइन की पासदारी होनी चाहिए, आइनी प्रिंसिपल्स को, उसूलों को फॉलो करना चाहिए। साहब ये बताइएगा कि यार उन्होंने पहले कहा था अगर वो करके आपके पास आओ। जी दो वाक़यात मुसलसल हो गए हैं कराची के समंदर में। बदमाशी माफिया है, मैं हर शख्स में आपको चर्चा करता हूँ, उसमें माफिया का समंदर में जो माफिया है इससे हमारी जो मुख्य आवाम है वो तो मुतासर नहीं है, लेकिन अब जो गैर मुखिया हैं उनके साथ गतिविधियाँ हो रही है। कोई कानून नहीं है, कोई हिकमत नहीं है, जिसका दिल करता है घोड़ा लेके ऊँट लेके या वहाँ तार लगा देते हैं, उसका बस आवाज़ पे। ये किस जगह पे हुआ आप जो बता रहे हैं? मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहूँगा कि सीवीयू का समंदर साहिल केएमसी के या सिंध हुकूमत के मातहत नहीं चलता, वफाकी हुकूमत के तहत चलने वाले कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से चलता है। उनसे इसके ऊपर अगर आप सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जवाब मिल जाएगा। मैं दूसरों के मामलात में उस तरीके से इंटरफेयर नहीं करता, उनका काम है, उनको देखना चाहिए। अगर जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है तो मैं समझता हूँ कि इसको ठीक करने के लिए उनको इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। जी इन्होंने अभी ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम है कि बिल बोर्ड्स वगैरह के हवाले से जो भी लगे होते हैं उनको हटा दिया जाए, तो सेंट्रल के अंदर बिल बोर्ड्स गैर कानूनी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। आपसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे सवाल पूछा था खातून के हवाले से, तो आपने कहा था कि वो कोर्ट से स्टे लेकर आ गई हैं, जबकि मैंने टीएमसी से और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डॉक्टर ताहा सलीम साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, मुर्तज़ा वहाब साहब को इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई ऑर्डर है तो मेरे तासुर की तरदीद करके मुझे व्हाट्सअप कर दें। अच्छा, मैं आपके साथ ऑर्डर शेयर कर लूँगा। जब आपने मुझसे सवाल पूछा, ग़ालिबन 3-4 महीने पुरानी बात है ये, मैं उस ज़माने का ऑर्डर आपको दिखा दूँगा। मैं बड़ा सोच समझ के बात करता हूँ, मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, तो मैं आपको ऑर्डर बता दूँगा। मैं बता दूँ ना, ये जो आप कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल बोर्ड्स के ऊपर पाबंदी लगाई है, मैं आपको बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कराची शहर में बेहंगम तरीके से किसी कवायद व ज़वाबित के बग़ैर बिल बोर्ड लगाए जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर कानून साजी होने की ज़रूरत है ताकि चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके। उसके बाद 2021 में सिंध हुकूमत ने, सिंध की काबीना ने उन बिल बोर्ड्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स को नोटिफाई किया, काबीना ने मंजूर किया, जिसके तहत उन्होंने बताया क्या रेट चार्ज किए जाएंगे, किस तरीके से उन बिल बोर्ड्स को नस्ब किया जाएगा। उस कानून के तहत
बिलबोर्ड लगाने की आपको इजाज़त है, लेकिन अगर आप उन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए कहीं बिलबोर्ड लगाएंगे, और मैंने देखा है कि शारे फैसल पे कुछ मकामात पर छत पर बिलबोर्ड लगाए गए हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुझे नज़र आए, मैंने उनकी इंतज़ामिया को कन्वे किया है कि ये गलत है, ये नहीं, उनका तासुर ये था कि नहीं इजाज़त है। मैंने उनको बताया कि आप रूल्स पढ़ लीजिए, रूल्स के तहत आप छतों के ऊपर बिलबोर्ड नहीं लगा सकते, वो उसकी खिलाफ वर्जी है। तो मैंने जो अपना काम था वो कर दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट जो है वो उन लोगों को करना है। जी, इतनी फूलों की नुमाइश कर रहे हैं माशाल्लाह से, थोड़े से फूल इस्लामाबाद भिजवाते हैं, वहाँ भी माहौल अच्छा हो, कुछ ऐसा कोई आर्टिकल भी जहन में नहीं आया? 10 से 11 रोज़ वेट कर लें, फूल ही फूल होंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान भर में। ये जो बाहर का मौसम है ना, ये इंशाल्लाह इस मुल्क की मईशत में भी बाहर आएगी, इस मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर बाहर आएगी, क्योंकि पिछले 3.5 सालों में जिस तकलीफ़ से आप और मैं गुजरे हैं, पाकिस्तान का गरीब आदमी गुजरा है, पाकिस्तान का मजदूर गुजरा है, मीडिया वर्कर गुजरा है, एक आम आदमी गुजरा है। वक्त आ गया कि बहुत हो गया, अब उस चीज़ों को ख़त्म करें और एक बार फिर बाहर की तरफ जाएं। ये आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जिक्र किया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक झील पार्क है पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे बड़ा, वो टीएमसी पार्क इंतजामिया ने कचरा कुंडी वालों को कचरा कुंडी बना के किराए पे दे दिया गया, वो बंद है। वहाँ बकरियाँ पल रही हैं, गधे पल रहे हैं सालों से। वहाँ शादी हॉल किसी दौर में चलता रहा, फिर शर्जील नाम मेमन के दौर में शादी हलवा ख़त्म किया गया, आज भी वो पार्क लोगों के लिए बंद है, इलाके वालों के लिए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वाइड सबसे बड़ा झील पार्क है फेडरल बे एरिया में। दूसरा, लियाकत अली खान चौक के बराबर में आपने कुछ दिन पहले एक पार्क का इफ्तिताह किया था, बहुत ज़बरदस्त वो पार्क बना है। वो पार्क आपने जिस दिन से इफ्तिताह किया उस दिन से आज तक सीवरेज का पानी वहाँ से सड़क से नहीं हट सका। जब लोग उस पार्क में आते हैं, लेकिन उसी सीवरेज के गंदे पानी से बदबू वाले अगर मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने किसी चीज़ की निशानदेही की, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना किरदार अदा करूँ उस चीज़ को ठीक करने के लिए, तसी करने के लिए। मैं इंशाल्लाह निकल के एमडी वाटर बोर्ड से बात करूँगा कि जो सेवरेज का मसला है वो मसला रिजॉल्व हो सके। जिस एफबी एरिया की आपने झील पार्क की बात किया, उसके बारे में भी मैं चेक कर लेता हूँ कि क्यों इस तरह की चीज़ें हुई, उसको भी ठीक किया जाएगा। लेकिन देखें, ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग सालों साल बराजमान रहे वो नहीं कर पाए, कम से कम मैंने 4-5 महीने में कुछ उम्मीद लोगों को दिला दी है कि हाँ चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। मैं फेडरल बे एरिया की आवाम को और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को एक और अच्छी खबर देना चाहूँगा। जैसे मैंने ऐलान किया था, शारे नूरजहाँ सिंध गवर्नमेंट बनाएगी, 1 अरब 10 करोड़ की लागत से उसका टेंडर हमने इशू कर दिया, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 24 मार्च को वो टेंडर खुलेगा। तो होपफुली जो कानूनी प्रोसेस है महीने में कंप्लीट होकर सड़क का काम शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से फेडरल बे एरिया ब्लॉक 14 में बड़ा पुराना इकबाल पार्क है जो बड़े एकड़ों पर मुसस्सिर है, उसको भी मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध हुकूमत का कि उन्होंने हमको फ़ंड्स प्रोवाइड किए कि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को वो तोहफ़ा दे सकें। तो उसका PC1 वगैरह सब कुछ अप्रूव हो चुका है इंशाल्लाह, उसके भी हम टेंडरिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इजाफा, जिस तरह जहांगीर पार्क हमने ठीक किया था, बिल्कुल उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम के लिए। जी, ऑरेंज लाइन का बता देगा कि ऑरेंज लाइन कब चलेगी, मुसलसल तारीख मुतारिफ की जा रही है और कहाँ तक काम पहुँचा है? अच्छा, मैं ग्रीन लाइन के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हमने दिसंबर या गालिबन जनवरी के महीने में बसेस ख़रीदने के लिए वफाकी हुकूमत SIDCL को पेमेंट कर दी। वो बसें SIDCL इंपोर्ट करिए, क्यों? क्योंकि ऑरेंज लाइन चूँकि सप्लीमेंट करेगी ग्रीन लाइन को, तो हम चाहते हैं कि सेम क्वालिटी की बसेज हों, उसमें कोई डिफरेंस ना हो। तो इसलिए वो पेमेंट हमने SIDCL को की। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि मार्च के एंड तक, अर्ली अप्रैल तक वो बसेज आ जाएंगी। बसेज आने के बाद तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस है उस चीज़ को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। मैं एक और चीज़ को वाजे करना चाहूँगा, बिकॉज मैंने ऐलान किया था बसेस के हवाले से, हमने बजट में बसेस के लिए, कराची शहर की बसेस के लिए पैसे अप्रूव कराए, बिकॉज इस पर क्रेडिबिलिटी नहीं है हमारी, बिकॉज माजी में हम काम पूरे नहीं कर पाए। लेकिन अब की बार डिफरेंस ये हुआ कि हमने अपने बजट में पैसों को अप्रूव कराया, PC1 को अप्रूव कराया, उसकी टेंडरिंग की, प्रोक्योरमेंट की, और प्रोक्योरमेंट करने के बाद हमने पेमेंट भी कर दी है 250 नई बसेस के लिए। उन 250 नई बसेस में से एक बैच उसका तैयार हो गया है और जो पोर्ट पर पहुंच गया है। 31 जनवरी की मुझे डेट मिली थी जो कि मैंने ऐलान किया था, बट मैं माजरत खाऊं कि 31 जनवरी तक वो चीज़ कराची शहर नहीं पहुंच पाई। मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि चाइना के पोर्ट पर एक नंबर है बसेस का जो कि पहुंच चुका है। इंशाल्लाह शिपमेंट का वेट करें कि जैसे ही वो वेसल आएगा उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुझे बताया गया इंशाल्लाह कि पहला बैच उन बसेस का अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह कराची शहर में आ जाएगा। तो मैं आज भी कमिटेड हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा कि जो 250 बसेस थी
वो कराची शहर में आएंगी। 240 कराची के लिए, 10 बसेस लाड़काना के लिए। हो गया ना ये। वो ग्रीन वो बैतुल मुकर्रम पे खड़ी हुई है इस वक्त। आप सब पुराने सीनियर लोग हैं, मुझसे ज़्यादा बल्दिया के मामलात को आप जानते हैं। ये चलती थी, किसी ने इन बसेस को बंद कराया, ना मैंने बंद कराया, ना किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने बंद कराया, किसी इलेक्टेड जो केएमसी का आदमी था उसने उसको बंद किया। किन वजूहात पर बंद किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने आने के बाद उसको रिवाइव करने की कोशिश की। उसका अखबार में एक ऐड आया जिसके तहत हम प्राइवेट सेक्टर को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जैसे माजी में वो चलती थी एक बार फिर उनको चलाना शुरू कर दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो लोग आए उस बस को चलाने के लिए, जो शराइत वो केएमसी को दे रहे थे, उससे मुझे लग रहा था कि अगर मैं उन शराइत को एक्सेप्ट कर लूँगा तो कल को मुझ पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन ये सवाल आपको उन लोगों से ज़रूर पूछना चाहिए कि चलती चलती बसेस जो कि चुंदरीगढ़ रोड पे भी थी, शारे फैसल पे भी थी, एमए रोड पे भी थी, उन चलती बसेस को किन लोगों ने किन वजूहात की बिना पर बंद कर दिया था, ये एक करके आपके साथ। ये सारे सवाल तो हो चुके। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लोगो भी जारी कर दिया है अमर बिल मारूफ का। उसका 10 लाख लोग जो है वो 27 तारीख को वहाँ जमा होंगे। कैसे असेंबली में जाएंगे, कैसे लोगों को लेके आएंगे, कैसे वोट डालेंगे, इसमें तो बता दें सर। इसमें हेड कर दें। कल गवर्नर साहब ने कहा था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब मुझे कह दें तो 1 मिनट की देर में करूँगा। सब जाते जाते यही जगह। अच्छा ये किसने कहा था? गवर्नर साहब को बोले आइन पढ़ लें, वो नहीं लगा सकते, उनका काम नहीं है ये। यार मैं मैं चाहता हूं मैं उनका एहतराम करूं, मतलब ये फुल टॉस क्यों दे रहे हैं वो? हाँ नहीं, मैं यॉर्कर वॉकर, मैं क्रिकेट भाई कौम भुगत रही है क्रिकेट को इस वक्त। मैं तो इतनी दुआ की थी अगर 2019 का वर्ल्ड कप हम जीत जाते ना तो शायद बाबर आजम हीरो हो जाता, हमारा सरफराज हीरो हो जाता, जान छुट जाती 1992 से। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर मेरे ख्याल में इज़ द राइट लाइन जो मैंने स्कूल के ज़माने में पढ़ी थी। मैं समझता हूँ सियासत को और दीन को ना मिलाएं प्लीज़। इस तरीके से लोगों को खौफ व हिरास में डाल के आप रियासत को नहीं चला सकते। ये सियासी कारकुनान जो मेंबरान असम्बली हैं, इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का मुकाबला किया, इन्होंने ज़िया-उल-हक की आमरीत का मुकाबला किया। तो आज तो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान की अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं। और आपने देख लिया कि जो सिंध हाउस में वाक़या हुआ उसके ऊपर इवन जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का सबसे बड़ा वकील है यानी कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में रिग्रेट का इजहार किया कि वो चीज़ जो सिंध हाउस पर हुई वो गलत हुई। मैं उम्मीद करता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करेगा, आइन व कानून प्रिवेल करेंगे और आइन व कानून के उसूल के तहत ये जल्दी से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है ना अब आगे बढ़ सके। लास्ट क्वेश्चन। फूलों और बहारों की बातें कर रहे हैं मगर वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो आज ज़बान इस्तेमाल की है उस पर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात की तहरीक इंसाफ में किसी और को वज़ीर आज़म लाने के हवाले से तजवीज़ सामने आई, उस पर क्या कहेंगे? सर एक थोड़ा सवाल कर रहा हूँ, ये बसों की डेडलाइन दे रहे हैं, आपकी बसें कब तक आएंगी? थोड़ा मैं अली इसमें होता ये है कि जब भी डेडलाइन ले ली जाती है ना, फिर जब पूरी नहीं होती ना तो फिर मजाक उड़ता है। मैं हमेशा जब बात करता हूँ चीज़ों को चेक करने का, इसलिए मैंने पूरा बैकग्राउंड दिया कि पैसे अप्रूव हुए, टेंडरिंग का प्रोसेस हुआ, PC1 अप्रूव हुआ, काबीना ने इजाज़त दी, उसके बाद पेमेंट सिंध हुकूमत ने कर दी है। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पेमेंट हो पाई, टेंडरिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता था। अब की बार हमने NRTC नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन जो एक वफाकी इदारा है उसको हमने पेमेंट कर दी है और उसने कमिट किया है, पहले 31 जनवरी किया था लेकिन चूंकि कुछ चाइना के अंदर हॉलीडेज़ वगैरह आए थे उसकी वजह से वो डिले हुआ। अब वो बता रहे हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मुझे बता रहे हैं कि इतनी बसेस जो हैं पोर्ट पर पहुंच चुकी हैं और वो वेसल का वेट करेंगे, वो वेसल में डाल के उसको कराची ला सकें। तो मुझे बताया गया है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह जो पहला बैच है उन बसेस का वो कराची शहर आ जाएगा। इसी तरह नंबर प्लेट्स का मसला भी हमने रिजॉल्व कर दिया। मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंडे से आपको आम तौर पर अब
ये नंबर प्लेट जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। ये तमाम चीज़ें पिछले 4-5-6 महीने में हमने लग के लड़ झगड़ के चीज़ों को फाइनलाइज़ कर लिया। इंशाल्लाह हल्की सी देर सवेर हो सकती है, इसका मुझे मार्जिन दीजिएगा, लेकिन मैं अपने बात पर कायम हूँ। जो मेरा वादा था कराची वालों से कि वो चीज़ होगी इंशाल्लाह, मेरी हुकूमत के इश्तराक से, ताउन से वो हो जाएगी। बाकी आपने 2022 का ये 2022 का मैं सिर्फ गुजारिश आपसे ये करूँगा कि अगर ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा लिहाज कर लीजिएगा। देर सवेर हो सकती है, लेकिन हाँ पेमेंट हमने कर दी गई। मुझे अंदाज़ा है कि आज 7 बजे मेरे ख्याल में मेरा बहुत मजाक उड़ेगा, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। मैं अपने शहरियों से मुखातिब होकर कम अज़ कम उनको हक़ और सच की बात करना चाहता हूँ। शेख रशीद साहब, मैंने बात की फूलों की बाहर की, शेख रशीद साहब हमेशा बात करते हैं बाहर की। मैं समझता हूँ छोड़ें इन चीज़ों को, अब वक्त आ गया कि लोग PTI से बाहर निकल रहे हैं। तो शेख रशीद साहब भी बस अब कुछ दिन के मेहमान हैं। वज़ीर आज़म लाने की तजवीज़ किसने दी है ये? PTI में नजीब हारून। मैं कहता हूँ कि नजीब हारून साहब एक बड़े अच्छे पुराने सियासी वर्कर हैं, सियासी माइंड रखने वाले आदमी हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह 22 करोड़ आवाम को इमरान खान की हुकूमत ने इग्नोर किया, उसी तरीके से नजीब हारून साहब को भी 3.5 साल इग्नोर किया है। अगर ना आवाम को इग्नोर करते और ना संजीदा नजीब हारून जैसे लोगों को इग्नोर करते तो शायद आज पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। थैंक यू। मोहम्मद हफीज़ साहब।